हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक जो कि हमारे सेक्शन 3 का है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो कि नोटिस है, उसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बेयर एक्ट देखें, उसमें सेक्शन 3 देखें, नोटिस की क्या बताया गया है उसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जो कि आपको पढ़ के बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर आप नोटिस देखें तो सिंपल, आपने नोटिस बचपन से देखते आ रहे होंगे कि नोटिस क्या होता है कि आपको भाई कल 15 अगस्त की छुट्टी है तो उसका नोटिस मिल गया आपको, या आपने नोटिस बनाए भी होंगे। तो नोटिस का मतलब क्या है कि सिंपली किसी चीज़ का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन, किसी भी बात का, वो आपको है। ठीक है, अब अगर आप लॉ में देखें तो अगर किसी फैक्ट का आपको नॉलेज है तो उससे आपके लीगल राइट्स या लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको उनके नॉलेज है तो आप उससे क्या हो सकता है, आपके लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप सेक्शन 3 देखें इसका टीपीए का, तो इसमें जो नोटिस हैं वो दो तरीके के बताए गए हैं, एक एक्चुअल या एक्सप्रेस, दूसरा कंस्ट्रक्टिव या इम्प्लाइड। अब इसी में अगर आप देखें तो एक टाइप का और भी नोटिस होता है जो कि इम्प्यूटेड नोटिस होता है, जो कि एक्सप्लेनेशन 3 में बता रखा है, तो उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अब अगर आप एक्चुअली एक्सप्रेस नोटिस देखें तो उसका सिंपल सम आपको मतलब पढ़ के ही समझ आ रहा होगा। जब आपको क्या एक्चुअली आपको उस चीज़ की बारे में क्या थी, जानकारी थी, आपको उस फैक्ट के बारे में जानकारी थी, तो वो क्या होगा, एक्चुअली एक्सप्रेस नोटिस। अब अगर ऐसा कोई नोटिस है जिसमें आपने जानबूझकर क्या है, विलफुल एब्स्ट्रैक्शन कर दिया कि आपको उसके बारे में जानना ही नहीं था, ठीक है, लेकिन जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था, या फिर आपने अपनी ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखा दी, ठीक है ना, तो उस तरीके के नोटिस क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव या इम्प्लाइड नोटिस होंगे। जो इम्प्यूटेड नोटिस होते हैं वो कैसे नोटिस होते हैं, जो कि एजेंट को दिए जाते हैं बाय हिज प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो अगर हम फर्स्ट टाइप का नोटिस देखें तो वो क्या आपका एक्चुअल नोटिस है। तो एक्चुअल या एक्सप्रेस नोटिस क्या होता है, किसी फैक्ट का जिसको बारे में आपकी क्या थी, जानकारी थी। ठीक है, तो अब ये जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है ये भी कैसी होनी चाहिए, आपको डेफिनेट होनी चाहिए। ये नहीं आपको साहब ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी अफवाह के बारे में या किसी थर्ड पर्सन ने कह दिया हाँ साहब ये तो ऐसा भी है, ये ऐसा भी है। जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो नॉलेज है ये जो पार्टीज़ जो कि इंटरेस्टेड हैं उस ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना, उन्हीं के नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि साहब और भी किसी को भी पता है, वो भी अपना कुछ बता रहे हैं। ठीक है ना, तो जो पार्टीज़ हैं उन्हीं के नॉलेज में वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए थर्ड पार्टीज़ जाने या ना जाने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ठीक है, जो मेन पार्टीज़ हैं उनको पता होना चाहिए। और तीसरा और जो इसमें नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है वो किसके बारे में होना चाहिए, जो कि ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन है, मतलब जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब आपको किसी और चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तभी जब ये बात होंगी तीनों, तभी वो कैसा नोटिस होगा, एक एक्चुअल नोटिस होगा। देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। तो a person has constructed notice of all facts which he would have acquired actual notice had he made those inquiries which he ought reasonably to have made। अगर किसी चीज़ के बारे में वो क्या करता है, एक्चुअली एक्वायर कर लेता है, उनके बारे में क्या करता है, इंक्वायरी कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल। लेकिन अगर उसने अपनी मान लीजिए क्या दिखा दी, ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखा दी या विलफुल एब्सटेंशन दिखा दिया, ठीक है, कि बस आप मुझे नहीं जानना है, तो वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो जाएगा। और कोर्ट भी ये बात मान के चलती है स्ट्रांगली कि जो सामने वाला पर्सन है वो ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है, आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके के नोटिस क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होंगे। अब अगर हम लीगली देखें तो ये जो नॉलेज आपको होनी चाहिए थी ये 5 तरीके के केसेस में होनी चाहिए थी। ठीक है, इनमें अगर आप करेंगे तो कैसा नोटिस हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो जाएगा। तो अब हम इसमें फर्स्ट देखते हैं, तो इसमें है कि विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च। तो इसमें लिखा है कि इट मीन्स डिलिबरेटली अवॉइडिंग टू टेक नोटिस ऑफ अ फैक्ट विच इज़ रीजनेबल मैन वुड हैव टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ। तो सिंपल सी बात यह है कि विलफुल एब्सटेंशन में क्या होता है कि एक जो रीजनेबल मैन है, जो व्यक्ति सोच समझ सकता है अच्छे से, वो जानबूझकर क्या कर रहा है, नोटिस लेने को अवॉइड कर रहा है, जो कि नॉर्मली वो ले लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब किसी पर्सन के घर कोई एनवेलप आया है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड कोई एनवेलप आया, अब उसने वो जानबूझकर लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे पता चल गया कि साहब अच्छा इसके अंदर कुछ है, और लेकिन मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं लेना है। तो इस तरीके में क्या हो सकता है, जो लॉ है वो ये मान के चलता है कि जो लेटर में जो कंटेंट थे
वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट थे और इसी वजह से उसने लेटर लेने को मना कर दिया, क्योंकि कोर्ट को ये लगा कि साहब अगर ये उसके इंटरेस्ट का होता तो वो ले लेता, लेकिन क्योंकि उसे लग गया कि साहब इसमें मेरे कुछ इंटरेस्ट का नहीं है, तो इसलिए उसने लेने से मना कर दिया। तो और इसके अलावा और एक और एग्जांपल मैंने इसमें लिखा हुआ है कि एक रजिस्टर्ड लेटर है, वो लैंडलॉर्ड ए ने अपने मकान, जो उसका किराएदार है बी, उसको भेजा, बी ने उसे लेने से मना कर दिया। तो बी पे क्या आ गया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ गया ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, क्योंकि उसने विलफुली एब्सटेन कर दिया। मतलब बी को पता चल गया कि साहब इसमें कुछ ना कुछ मेरे किसने, लैंडलॉर्ड ने भेजा है और इसमें कुछ ऐसा है जो कि मुझे मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। तो उस पर क्या आ गया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ गया। अब जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो है ग्रॉस नेग्लिजेंस का। तो नेग्लिजेंस का मीनिंग अगर हम देखें सबसे पहले, तो इसका मतलब होता है केयरलेसनेस, या फिर इट मीन्स ओमिशन टू टेक सच केयर एज अ प्रूडेंट पर्सन वुड टेक, मतलब लापरवाही। तो मतलब नेग्लिजेंस का सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि आपने कोई लापरवाही करी है या आपने कोई ऐसा काम करा है जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं करता, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम इसमें देखेंगे ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब होता है, तो ये मतलब बहुत बड़ी लापरवाही एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं। तो ये इतना हाई सच डिग्री का नेग्लेक्ट होता है कि इसे हम सिर्फ केयरलेसनेस नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी केयरलेसनेस होती है उस नेचर की एज टू, ये इंडिकेट कर रही है एन एटीट्यूड ऑफ मेंटल इंडिफरेंस टू ऑब्वियस रिस्क्स। मतलब कि आपको पता था कि इसमें एक रिस्क है, लेकिन फिर भी आपने क्या करा, अपनी ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाते हुए वो काम करा, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से यानी कि वो आपका क्या हो गया, ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब इसमें एक केस के ज़रिए आप इसे समझ सकते हैं, हडसन वर्सेस विनी 1921। इसी केस में ये लाइन जो मैंने लिखी है ये बोली गई थी। अब एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको इसे और समझा देता हूँ कि मान लीजिए ए परचेज़ कर रहा है बी से प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा, उसके टाइटल डीड देखेगा कि ये जो प्रॉपर्टी वो परचेज़ कर रहा है क्या वाकई में बी के नाम पर है या नहीं है। तो नॉर्मली क्या होगा, ए अगर परचेज़ कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो वो उसको क्या मिल जाएगी, बी से उसकी ओनरशिप मिल जाएगी। तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ चेक करे कि बी के पास में वाकई में ओनरशिप है या नहीं है। अगर वो मान लीजिए ओनरशिप नहीं चेक करता है, तो ये माना जाएगा कोर्ट के द्वारा कि उसे नॉलेज थी उस कंटेंट्स की, उस डीड में, कि जो भी उसमें था, भले ही अब उसमें वो बी के नाम पर थी या नहीं थी, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चीज़ उसके अगेंस्ट में हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बात। तो अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन एज अ नोटिस। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन 1 देखें सेक्शन 3 का, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि वेयर एन ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी and has been affected by a registered instrument, any person acquiring such property or any part or share or interest in such property। तो अगर आप इसे को पढ़ें ज़रा एक्सप्लेनेशन को, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, समझ ईजिली आपको समझ नहीं आ रहा। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ईजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन 1 है, इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन एज अ नोटिस, लेकिन अगर आप इसे समझें तो इसका मतलब यही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नोटिस हो जाता है जितने भी उस फैक्ट्स हैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा, ठीक है, तो अब क्या है कि ये माना जाएगा कि जो भी पर्सन्स उससे रिलेटेड हैं उनको क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस मिल गया है, जो भी उसके अंदर फैक्ट्स मौजूद हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई से भी, जो कि एपरेंट उसके अंदर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये माना जाएगा कि उनको उस चीज़ का कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, उनको उस चीज़ के बारे में पता था जब उस चीज़ का रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। अब अगर कोई भी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है ट्रांजैक्शन में, जो कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर में कर रहा है, ठीक है, तो वो ये प्ली नहीं कर सकता है कि उसको उस बात का नोटिस नहीं था कि जब वो ट्रांसफ़र कर रहा था, ठीक है, डीड के थ्रू, वो ये बात नहीं कह सकता है, ठीक है। और जो हम ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस कर रहे हैं ये तभी होगा जब ये फॉलोइंग 3 कंडीशंस होंगी, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ एक एक करके। रजिस्ट्रेशन नोटिस तभी माना जाएगा जब वो कम्प्लीटली रजिस्ट्रेबल होगा, जब उसका कम्प्लीटली रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट में, सिंपल मॉर्गेज में, सेल में, ठीक है, तो तभी माना जाएगा कि वो आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र ऐसे हो रहे हैं कि जिनमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है,
तो उनमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपने मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी कोई बेच दी, तो उसमें आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है आपका कंपलसरी है, और तब आपका माना जाएगा कि आपको क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उस चीज़ का। और यहाँ पर जो मैं ये रजिस्ट्रेशन का आपको सब बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसका वीडियो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, नेसेसरी कंडीशन, कि रजिस्ट्रेशन नोटिस तभी होगा जब जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताई गई हैं वो ड्यूली कंप्लीटेड होंगी, अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी, तभी माना जाएगा, वरना उन्हें नहीं माना जाएगा। और जो थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट इसका है, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन इज़ नोटिस सिर्फ किसके लिए होगा, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के लिए होगा, ठीक है ना। अब और ये डज नॉट अमाउंट टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉर ट्रांसफरीज प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब कि ये है, तो इसमें एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए इन्हें अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी बी को, और उसको रजिस्टर करा दिया, ठीक है। अब बी को क्या है, उसका नोटिस मिल गया, ठीक है। अब कल को बी ने क्या करा, उसको सब मॉर्गेज कर दिया सी को, ठीक है, और रजिस्टर कर दिया उसे फिर से। तो अब बात ये होती है कि जो नोटिस है वो ए को मिलेगा या सी को ही मिलेगा सिर्फ। तो इस पॉइंट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन इस नोटिस सिर्फ तब होगा सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, मतलब अब आगे जैसे ट्रांसफ़र करी जा रही है सिर्फ उसको ही नोटिस मिलेगा। जो पीछे जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, ये जो पर्सन्स इंटरेस्टेड हैं पीछे, उनको उसमें नोटिस जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे पर्सन्स हैं, यानी जो सब्सिक्वेंट पर्सन्स हैं, उनको नॉलेज होनी चाहिए, और जो प्रायर यानी जो पीछे पर्सन्स रह चुके हैं, उनको नॉलेज होना या नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखें, जो कि आपका क्या है, एक्चुअल पोजीशन एज अ नोटिस। तो इसमें सिंपली क्या है कि डिफैक्टो पोजीशन, मतलब इन रियल पोजीशन है उसके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप एक्सप्लेनेशन सेकंड देखें सेक्शन 3 का, तो उसमें क्या दे रखा है कि एनी पर्सन एक्वायरिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी शेयर और इंटरेस्ट इन एनी सच प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द टाइटल इफ एनी पर्सन हु इज़ फॉर द टाइम बीइंग इन एक्चुअल पोजीशन देयर ऑफ। मतलब कि क्या है कि आपने क्या करा, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, या उसका कोई शेयर ले लिया या इंटरेस्ट ले लिया उस प्रॉपर्टी में, तो ये माना जाएगा कि आपको क्या है, उस प्रॉपर्टी का जो टाइटल है उसका नोटिस आपको पता है, ठीक है, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअली आपके पास है। तो ये माना जाएगा कि आपको उसका नोटिस है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का जो भी टाइटल है उसका नोटिस आपको है, ये आपको माना जाएगा। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझा देता हूँ कि मान लीजिए ए अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें उसके पास हाउस और गार्डन है, वो लीज पे दे देता है बी को, ठीक है, जिसके पास पोजीशन आ जाता है उन प्रॉपर्टीज़ का। बाद में क्या करता है, ए क्या करता है, उन अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देता है, सी को सेल कर देता है, ठीक है। तो सी को ये माना जाएगा कि उसको क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है किसका, बी के राइट्स का उन प्रॉपर्टीज़ पे। यानी कि सी ये नहीं कह सकता है कि उसे उस बात का नॉलेज यानी कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं है कि अभी इस समय जो वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पोजीशन बी के पास है। सी ये प्ली नहीं कर सकता है। लास्ट और फिफ्थ देख लेते हैं, इम्प्यूटेड नोटिस, यानी कि क्या है, नोटिस टू एजेंट है। तो इसमें क्या है, सिंपल सा, अगर आपने टॉर्ट्स में पढ़ा हो या कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, एक प्रिंसिपल किसका, एजेंट और प्रिंसिपल का। सेक्शन 3 में एक्सप्लेनेशन 3 देखें तो इसके अंदर क्या है कि अगर किसी एजेंट को किसी बात का नोटिस है, यानी उसे अगर नॉलेज है, तो ये माना जाएगा कि जो प्रिंसिपल है उस एजेंट का, उसे भी उस बात का क्या, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, यानी उसे उस बात की नॉलेज है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किस रूल पे बेस्ड है, एक मैक्सिम पर बेस्ड है, जो कि है क्वी फेसे पर एलियम फेसे पर से, यानी कि ही हु डज बाय अनदर डज बाय हिमसेल्फ। मतलब कि यहाँ पर जो काम एजेंट ने करा है, ठीक है, तो ये माना जाएगा वो काम प्रिंसिपल ने खुद ही किया है, ठीक है। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन 3 देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है, पर्सन शैल बी डीम टू हैव हैड नोटिस ऑफ एनी फैक्ट इफ हिज एजेंट एक्वायर्स नोटिस देयर ऑफ व्हाइल इज एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस टू विच द फैक्ट इज मटीरियल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई एजेंट प्रिंसिपल का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसे माना जाएगा कि एजेंट को उस बात का नोटिस है और वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो यानी कि प्रिंसिपल को क्या उस बात का क्या कंस्ट्रक्टिव नोटिस मिल गया है। आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोवाइडेड दैट, मतलब इस बात का आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एजेंट है, मान लीजिए अगर उसने फ्रॉडुलेंटली यानी धोखे से उस फैक्ट को छुपा लिया है,
तो प्रिंसिपल को ये नहीं समझा जाएगा कि साहब कि यहाँ पर ये काम प्रिंसिपल ही कर रहा है, ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल को उस बात की नॉलेज नहीं थी और उसे चार्ज नहीं करा जाएगा कि आपको साहब उस नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है किसी भी अगेंस्ट एनी पर्सन के, या जिसका वो पार्टी था, या और अदरवाइज कॉग्निजेंट ऑफ द फ्रॉड की उसे माना जाएगा कि वो कुछ फ्रॉड वगैरह कर रहा था। यहाँ पर एजेंट की ही गलती मानी जाएगी। और सिंपल सा जनरल रूल क्या है कि मान लीजिए कि एजेंट को उस बात की नॉलेज थी और प्रिंसिपल को है या नहीं है ये देखा जाएगा, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बस एजेंट को नॉलेज है और प्रिंसिपल को हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए एजेंट को नोटिस मिल गया है लेकिन वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा है, या फिर वो क्या है कि जो बिजनेस है उसके तरीके से वो काम नहीं कर रहा, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे भी वो चल रहा है, ठीक है ना। या फिर फैक्ट्स हैं उस नोटिस के वो उस तरीके के नहीं है जो कि बिजनेस वो कर रहा है, ठीक है, नहीं है। तो अगर कुछ भी इस तरीके का एक्सेप्शन या कुछ भी होगा तो वो जो नॉलेज है एजेंट की वो प्रिंसिपल पे बाइंड नहीं करेगी। यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ केस के थ्रू। आपने काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट में से काफ़ी बार पढ़ा ही होगा, मोहरे बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष का जो केस है 1903 का। तो इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल है वो खुद कैलकाटा से एब्सेंट होता है, पर्सनली ट्रांजैक्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन जो उसका एजेंट होता है कैलकाटा में वो उसकी जगह पर रहता है, ठीक है। और उसके ट्रांजैक्शन के लिए और उसके एक्ट और नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, वो काम करता है। और ये माना जाता है कि ये एक्ट्स और नॉलेज वैसे ही हैं जैसे प्रिंसिपल खुद अगर वहाँ पर होता तो वैसे ही वो वहाँ पर काम करता, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा नोटिस कंप्लीट होता है और साथ ही साथ सेक्शन 3 जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो भी यहाँ पर फिनिश होता है, खत्म। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।